हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन मॉक टेस्ट पेपर पे जो क्वेश्चंस बच गए थे, लेफ्ट रह गए थे, आज वो सारे मैं बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ 26 से लेके 50 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का आंसर्स बताऊंगी। और साथ ही बता दूं कि इसका जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने 1 से लेके 25 तक के आंसर्स बता रखे हैं। और साथ ही ये भी बता दूं कि सारे आंसर्स करेक्ट हैं। तो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है इसके प्रीवियस वाला वीडियो तो ज़रूर देख ले। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, तो स्किप बिल्कुल भी ना करें। वो वीडियोस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी लोग बीएफए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं इस बार या नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, उन सभी के लिए सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार जरूर देखें, और इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे। और जहाँ तक कि मैं बता दूं कि जो मैंने इसका प्रीवियस वीडियो आप लोगों को पढ़ाया था 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन जो बताए थे, लगभग सारे क्वेश्चंस टोटल आपके एनसीईआरटी के बुक से तो थे ही, साथ ही आपके सिलेबस से थे जो सीयूईटी की तरफ से जारी किया गया है। चलिए आज की वीडियो में जानेंगे कि आज के क्वेश्चंस क्या एनसीईआरटी के बुक से मैच कर रहे हैं या फिर आपके सिलेबस से मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और सपोर्ट कीजिए जितना ज़्यादा हो सके आप इस चैनल को, ताकि मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक ला सकूँ। क्योंकि अगर आपका प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, लगेगा कि हाँ मुझे भी कि आप लोग एक्चुअल में मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो मैं खुद भी आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी और आप तक प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में लिखा हुआ है कि इस मूर्ति कला में किस माध्यम का प्रयोग किया गया था। वैसे तो मैं बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में इस मूर्ति कला को लेके मैंने पूरा बता रखा है, कब बनी, किसने बनाया, कैसे बना है, कहाँ रखा गया है, इमेजेस भी दिखाए थे मैंने आपको कलर प्रिंट में। तो इसमें जो पूछा है इसका आंसर हो जाएगा कि इस मूर्ति कला में किस माध्यम का प्रयोग हुआ है। तो ब्रोंज, ब्रोंज को हिंदी में कांस्य बोलते हैं, और ये मूर्ति कांस्य से बनी है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सेव करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 27। सेम स्कल्पचर पूछा गया इसमें भी, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि इस मूर्ति कला के मूर्तिकार कौन है, मतलब किसने ये स्कल्पचर बनाया है। तो ये स्कल्पचर अमरनाथ सहगल द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसे भी सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि यह मूर्ति कला अभी कहाँ है। तो ये मूर्ति कला कहाँ रखी गई है। तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर भी कर दूँ, किसी को क्लियर नहीं है तो नेशनल गैलरी और नेशनल म्यूजियम जो न्यू दिल्ली में है, ये दोनों ही अलग अलग है। गैलरी का मतलब होता है दृगालय और म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है। तो म्यूजियम और गैलरी दोनों दिल्ली में ही है, और ऐसा नहीं है कि गैलरी सिर्फ दिल्ली में ही देखने को मिलेगा, आपको और भी अलग अलग प्लेसेस में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो क्लिक करके इसे भी सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें मैच करना है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से, ठीक है। तो चलिए आइए, सबसे पहले नंबर पे है तो स्टैंडिंग वुमेन जो है वो किसने बनाया है। तो स्टैंडिंग वुमेन जो हो जाएगा धनराज भगत ने बनाया है। नेक्स्ट है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा किसने बनाया है। तो एमएफ हुसैन द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है जर्नी इंड। तो जर्नी इंड किसने बनाया है। तो आपका हो जाएगा अवनिंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट ऑफ वॉल्स किसने बनाया है। तो अनुपम सूद ने बनाया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4 होगा, डी का 2 होगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें भी सेम उसी तरीके से है, आपको मैच ही करना है लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से। तो लिस्ट 1 का लिस्ट 2 सबसे फर्स्ट में है मारू रागनी। तो मारू रागनी जो है वो किसने बनाया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 का 2 साहबुद्दीन ने बनाया है। नेक्स्ट है बी नंबर फलकोन ऑन बर्ड रेस्ट। तो ये किसने बनाया, उस्ताद मंसूर ने बनाया है। नेक्स्ट है आपका नंदा यशोदा एंड कृष्ण, ये किसने बनाया है। तो इसका हो जाएगा नैनसुख 3 नंबर। लास्ट है आपका कृष्णा लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धना। तो ये किसने बनाया है। तो ये हो जाएगा मिस्किन ने बनाया है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लिक करते हैं, इसे भी सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है कि दिए गए भारतीय आधुनिक कलाकृतियों को क्रम में बताइए। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप जितने भी ये सारे स्कल्पचर है, और पूछ रहा है कि सारे स्कल्पचर जो है सबसे पहले कौन स्कल्पचर बना, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो आपको सीरियल वाइज अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जान लीजिए कि सीरियल वाइज अरेंज करने के लिए आपको इनका डेट मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेट नहीं मालूम होगा तो आप सीरियल वाइज अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जितने भी स्कल्पचर है वो किस किस डेट में बने हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है गणेशा।
ठीक है, जिसकी मूर्ति स्कल्पचर मैंने आप लोगों को पहले भी प्रीवियस वीडियो में दिखा रखा है, जो कि बना है 1970 में। और आप भी साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। नेक्स्ट आपका आता है स्टैंडिंग वुमेन, जो कि बनाया गया है 1955 से लेके 1960 तक के बीच में। तो यहाँ पे आपको 1960 कंसीडर करना है। नेक्स्ट आता है आपका संथाल फैमिली, ठीक है, तो संथाल फैमिली बना है 1938 में। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि कुछ बुक ऐसे भी होंगे जिसमें आपको 1937 देखने को मिलेगा, पर 1938 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है त्रिवंप ऑफ लेबर यानी श्रम का विजय, तो ये कब बनाया गया है? तो ये बना है 1959 में। और इसमें भी मैं बता दूं कि कुछ बुक्स ऐसे होंगे जिसमें आपको 1954 देखने को मिलेगा, लेकिन 1959 ही करेक्ट आंसर है। एंड लास्ट आता है आपका ई नंबर क्राइसिस अनहियर्ड, जो कि बना है 1958 में। ठीक है, तो अब आइए इसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सी, फिर आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा डी, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 31 का? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 पे क्लिक करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 32। तो ये भी कुछ उसी तरीके से है, आपको सीरियल वाइज अरेंज करनी है पेंटिंग, और ये सारी पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग है। इसमें बताना है कि कौन सी मिनिएचर पेंटिंग पहले बनी, उसके बाद कौन सी मिनिएचर पेंटिंग बनी, उसके बाद कौन सी बनी। तो इसमें भी आपको सीरियल वाइज अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए इसमें भी आपको डेट का याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए सबसे पहले डेट जान लेते हैं कि कौन सी पेंटिंग किस डेट में बनी है। तो सबसे फर्स्ट में है कि राम मंजरी, जो कि बसोली का है, तो ये बना है 1720 में। ठीक है, और आप लोग इसे भी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। कॉपी में नोट डाउन रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, आप याद भी कर लेंगे। नेक्स्ट है फल्कोन ऑन बर्ड रेस्ट, जो कि मुगल शैली का है, तो ये बना है 1618 से 1619 में। और ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा रखा है, मुगल शैली की जितनी भी पेंटिंग्स है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। नेक्स्ट आता है सी नंबर रागनी पटहंसिका, तो ये बनाया गया है 1590 से लेके 1595 तक। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका भरत मिलाप, जो कि राजस्थानी शैली का है, तो ये बना है 18th सेंचुरी। ठीक है, 18th सेंचुरी में बना है। तो आपको ध्यान रखना, इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। भरत मिलाप जो है 18th सेंचुरी को बना है। एंड लास्ट है आपका कृष्णा लिफ्टिंग माउंटेन गोवर्धना, तो ये बना है आपका ये बना है आपका 1585 से लेके 1590 तक। ठीक है, 1585 से लेके 1590 के बीच में बना है। तो चलिए अब इसे भी अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ गया आपका ई, फिर आ गया सी, फिर आ गया बी, फिर आ गया ए, और लास्ट आ गया डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो इसे भी सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि देखिए डेट का याद रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कि डेट याद रखने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है ना। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जितनी भी पेंटिंग्स है, उन सभी पेंटिंग्स का, जितने भी स्कल्पचर है, उन सभी का डेट याद रख लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से इसमें पूछा गया है, हो सकता है एग्जाम में किसी और वे में पूछा जाए। ठीक है, कोई और पेंटिंग्स रहे, कोई और स्कल्पचर्स रहे, तो आपको सारे स्कल्पचर, सारी पेंटिंग का डेट एक जगह लिख लीजिए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में अगेन एक पेंटिंग दी हुई है, और बता दूं कि इस पेंटिंग के बारे में मैंने अच्छे से प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ये दक्कनी की पेंटिंग है, दक्कनी शैली की। ठीक है, और दक्कनी शैली की जितनी भी पेंटिंग्स हैं मैंने आप लोग को बता रखी है। तो इस पेंटिंग में पूछा गया है कि इस चित्र में हजरत निजामुद्दीन औलिया के पीछे वृत्त क्या कहलाता है। ठीक है, बता दूं कि ये है हजरत निजामुद्दीन, और इनके पीछे एक वृत्त दिखाया गया है। बुक में लिखा हुआ था कि हजरत निजामुद्दीन के पीछे साइड, सर के पीछे साइड सूर्य रूपी आभा मंडल दिखाया गया है। ठीक है, सूर्य रूपी, ये नहीं कि सूर्य है, सूर्य के रूप में एक आभा मंडल दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑरा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 पे क्लिक करते हैं और इसे सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। सेम इमेजेस है, और इसमें पूछा गया है कि इस चित्र में वाद्य यंत्र कौन बजा रहा है। तो अमीर खुसरो हो जाएगा। ठीक है, ये है आपकी अमीर खुसरो, जिनके हाथ में वाद्य यंत्र है, जो बजा रहे हैं। बताया भी था मैंने कि इसमें जो निजामुद्दीन, उनकी दाढ़ी सफ़ेद है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो वृद्ध हो चुके हैं। अमीर खुसरो की दाढ़ी जो है वो ब्लैक कलर की, इससे प्रतीत होता है कि वो युवा है। फिर साथ में मैंने ये भी बताया था इस पेंटिंग में कि सामने 2 क्यारियाँ दिखाई गई है, फिर 3D में सीढ़ी दिखाई गई है, फिर जो एक रेड कलर की बाउंड्री दिखाई गई। अगर आप इसका कलरफुल इमेज देखेंगे तो रेड कलर की जो है बाउंड्री दिखाई गई है, प्लस निजामुद्दीन और औलिया जिस पे बैठे हुए हैं वो पीले कलर का कपड़ा है, जिसमें रेड कलर से धारी धारी डिजाइन बनाया गया है। पीछे एक पेड़ दिखाया गया जिसमें रेड और पीले कलर का फूल उगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें इस पेंटिंग में दिखाई गई है।
ठीक है, साथ में ये भी कहा गया है कि जो निज़ामुद्दीन औलिया है उनका पगड़ी और उनका कपड़ा सेम कलर का है, वैसे ही अमीर खुसरो की भी पगड़ी और उनका वस्त्र जो है वो सेम कलर का है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, इस चित्र में कुछ भी पूछ सकता है। तो इस चित्र में पूछा गया है कि वाद्य यंत्र कौन बजा रहे हैं, तो अमीर खुसरो बजा रहे हैं। 4 ऑप्शन इज द राइट। 4 पे क्लिक करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 35। इसमें लिखा हुआ है कि यह चित्र दक्कन लघु चित्रकला शैली की उपशैली से लिया गया है। ठीक है, तो कौन सी उपशैली से लिया गया है ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हैदराबाद। ठीक है, तो ऑप्शन 4 पे क्लिक करते हैं, इसे भी सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। लिखा हुआ है, सेम इमेज इसमें भी है, हजरत निजामुद्दीन औलिया कौन थे, तो सूफी संत थे। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सेव करते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें भी सेम इमेज है और इसमें पूछा जा रहा है कि ये चित्र है वो किस म्यूजियम में रखी गई है। तो सही आंसर हो जाएगा नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ठीक है, ज़्यादातर जो पेंटिंग्स है वो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ही रखी गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें लिखा हुआ है, इनमें से कौन सी राजा रवि वर्मा की चित्रकला की विशेषताएं हैं। ठीक है, जो राजा रवि वर्मा जो पेंटिंग्स करते हैं या उनकी कोई भी विशेषताएं, तो इसमें कौन कौन सी उनकी विशेषताएं हैं उस पर क्लिक करना है आपको। तो फर्स्ट में है आपका रियलिस्टिक ड्राइंग। तो जी हाँ, राजा रवि वर्मा की जितनी भी ड्राइंग्स है वो रियलिस्टिक होती थी और वो नारी चित्रण ज़्यादा करते थे। ठीक है, उनकी जितनी भी पेंटिंग्स होती थी वो ऑयल कलर में होती थी। और कहा भी जाता है कि भारत के जो चित्रकार हैं, ठीक है, ऑयल कलर से किसे जाना जाता है, तो राजा रवि वर्मा को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि भारत का कौन सा चित्रकार जिसने ऑयल कलर का आविष्कार किया या जिन्हें ऑयल कलर के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएंगे आपके राजा रवि वर्मा। नारी चित्रण के लिए किसे जाना जाता है, तो वो भी हो जाएंगे आपके राजा रवि वर्मा। प्लस पौराणिक कथा चित्रण के लिए किसे जाना जाता है, तो वो भी हो जाएंगे आपके राजा रवि वर्मा। तो ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नारी चित्रण के लिए, पौराणिक चित्रण के लिए और ऑयल कलर के लिए। ये तीनों चीज के लिए राजा रवि वर्मा को जाना जाता है और इससे क्वेश्चन ऑलरेडी बैक क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो रियलिस्टिक ड्राइंग बनाते थे, तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, ए नंबर। ऑप्शन सही नहीं हुआ, सॉरी। तो रियलिस्टिक ड्राइंग बनाते तो पहला तो आपका सही हो गया, ए नंबर। सेकेंड में है यूज ऑफ माइथोलॉजिकल थीम। तो मैंने कहा कि हाँ, माइथोलॉजिकल थीम पे वो काम करते ही थे। नेक्स्ट है यूज ऑफ टेम्परा टेक्निक ऑफ पेंटिंग। तो ये गलत होगा क्योंकि टेम्परा टेक्निक एक तरह का वाटर कलर जैसा ही काम करता है, तो टेम्परा टेक्निक का यूज नहीं करते थे वो। डी नंबर में है यूज ऑफ जापानीज वॉश पेंटिंग टेक्निक। ये भी वाटर कलर के जैसा ही काम करता है, वॉश पेंटिंग। ठीक है, बंगाल स्कूल से इसकी शुरुआत हुई थी, तो इस पर भी उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने ऑयल कलर में काम किया है। एंड लास्ट है ई नंबर, यूज ऑफ ऑयल पेंटिंग। तो हाँ, उन्होंने ऑयल पेंटिंग में काम किया है। तो सही क्या हो जाएगा, ए, बी और ई। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 पे क्लिक करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है कि जामनी रॉय कि कला शैली के विषय में कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें टोटल 5 अलग अलग कथन दिए हैं, अब बताने कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ए नंबर में लिखा हुआ है कि जामनी रॉय यूरोपियन यथार्थवादी एकेडमिक कला से पूरी तरह प्रभावित थी। तो नहीं, ये गलत होगा, वो पूरी तरह प्रभावित नहीं थी। बी में लिखा हुआ है इनके चित्रों में रेखाएं उत्कृष्ट एवं लयात्मक थी। तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सी नंबर, बड़ी बड़ी आंखें इनके चित्रों की मुख्य विशेषता थी। तो ये भी राइट हो जाएगा कि हाँ, वो बड़ी बड़ी आंखें, क्योंकि वो अपने पेंटिंग में जो भी बनाती थी फिगर, उसमें बड़ी बड़ी आंखें दिखाई गई है, तो उनके चित्रों की ये मुख्य विशेषता रही है। डी नंबर में लिखा है कि जामनी रॉय बंगाल की लोक कला से बहुत प्रभावित थी। तो ये भी राइट हो जाएगा कि जामनी रॉय बंगाल की लोक कला से प्रभावित थी। एंड लास्ट है कि इनकी ज्यादातर चित्र जो है वो ऑयल कलर में बनाए गए हैं। तो ये भी गलत है। ठीक है, ये गलत इस तरीके से भी, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं जैसे कि वो बंगाल स्कूल से प्रभावित थी। तो जानते हैं आप लोग कि बंगाल स्कूल में वॉश टेक्निक का यूज़ किया गया है और वो बंगाल स्कूल से प्रभावित थी, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी अपनी पेंटिंग में ज़्यादातर वॉश टेक्निक का ही यूज़ किया होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने ऑयल पेंटिंग नहीं की होगी, पर ज़्यादातर उन्होंने ऑयल पेंटिंग नहीं की, ज़्यादातर उन्होंने वॉश टेक्निक का ही यूज़ किया है। तो ई नंबर भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 BCD। तो BCD ऑप्शन 4 पे क्लिक करते हैं और इसे भी सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 में लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी मुगल लघु चित्र शैली की विशेषताएं हैं। ठीक है, पहले तो राजा रवि वर्मा का पूछा गया, फिर जामनी राय का पूछा गया, अब मुगल शैली का पूछा गया है। ठीक है, मुगल शैली में वो भी क्या, मिनिएचर पेंटिंग के बारे में, कि कौन सी मिनिएचर पेंटिंग की विशेषताएं हैं। तो चलिए, फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है
कि यह पूरी तरह इस्लामिक चित्रकला शैली थी। मतलब मुगल शैली में जितनी भी पेंटिंग बने वो क्या पूरी तरह इस्लामिक थी? तो नहीं, पूरी तरह इस्लामिक नहीं थी। इस्लामिक थी पर पूरी तरह नहीं। उसमें भारतीय शैली का भी यूज किया गया था, ईरानी शैली का भी यूज किया गया था, पर्शियन शैली का भी यूज किया गया था। तो पूरी तरह तो ईरानी शैली नहीं हुई, तो पहला नंबर गलत है। बी नंबर में लिखा हुआ कि मुगल लघु चित्रकला शैली पर्शियन और यूरोपियन कला से प्रभावित थी। तो हाँ, पर्शियन से भी प्रभावित थी और यूरोपियन से भी प्रभावित थी मुगल शैली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सी नंबर लिखा हुआ है चिहारनामा या छवि चित्रण मुगल चित्रकला शैली की एक मुख्य विशेषता है। तो जी हाँ, मुख्य विशेषता है। चिहारनामा का मतलब नहीं पता तो बता दूं मैं, वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। चिहारनामा का मतलब होता है कि मुगल शैली की जो पेंटिंग की जाती थी वो 3 प्रोसेस में कंप्लीट होती थी। पहला प्रोसेस होता था आउटलाइन करना, दूसरा प्रोसेस होता था उसको कंपोज करना, ठीक है, पूरे तरीके से। तो जो कंपोज किया जाता था उसी को मुगल शैली में चिहारनामा कहा जाता था। और थर्ड हुआ आपका कलर भरना, ठीक है। तो पहले स्केच किए, फिर कंपोज किए यानी चिहारनामा किए, उसके बाद कलर भरा गया। तो कहा जा रहा है कि छवि चित्रण में जो है, छवि चित्रण चिहारनामा मुगल शैली की प्रमुख विशेषता थी। तो हाँ, बिल्कुल थी। तो सी करेक्ट हो जाएगा। डी में लिखा हुआ इस चित्रकला शैली में केवल चेहरे एक तरफ के भाग में देखे जाते हैं। तो जी नहीं, केवल एक तरफ भाग में नहीं देखे गए, बने हैं कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी कि जो वन साइड फेस बने, मतलब एक चश्मे चेहरा बना है। लेकिन ज़्यादातर पेंटिंग्स जो है वो 2 चश्मे चेहरे में बने हैं, मतलब पोर्ट्रेट वे में बने हैं मोस्ट ऑफ द पेंटिंग। तो ये जो आपका डी नंबर है वो भी गलत होगा। एंड लास्ट में लिखा हुआ है मुगल लघु चित्रों को बनाने के लिए तेल रंग का यूज किया जाता था। तो नहीं, ऑयल पेंटिंग का या ऑयल कलर का यूज नहीं किया गया है। मुगल में जितनी भी पेंटिंग्स बनी हैं उन सभी पेंटिंग में लगभग खनिज कलर या फिर पर्यावरण कलर का यूज किया गया है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का? तो सही आंसर है ऑप्शन 3 बी एंड सी। तो ऑप्शन 3 पे क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है कि एम.एफ. हुसैन द्वारा चित्रित मदर टेरेसा माइकल एंजेलो की किस मूर्ति का सदृश्य है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, पिएटा। पिएटा पे क्लिक करते हैं और इसे भी सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय झंडे में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, सेक्रीफाइस यानी बलिदान। ठीक है, इसे भी सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 तो लिखा हुआ है पहला भारतीय ध्वज जो कि 1906 में फहराया गया, झंडे के बीच में वंदे मातरम किस लिपि में लिखा गया है? तो जाहिर सी बात है देवनागरिक लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर और साइड में आप इसके इमेज भी देख सकते हैं। इसे भी सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का सही अनुपात क्या है? तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, 3:2 ये सही अनुपात है। इसे भी सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। लिखा हुआ है इसमें भारतीय राष्ट्र झंडा जो कि 1921 में दूसरा डिजाइन बनाया गया, उसके केंद्र का तत्व क्या था? ठीक है, तो केंद्र का तत्व था आपका गांधी चरखा, क्योंकि बीच में गांधी चरखा बनाया गया। साइड में इमेज भी देख सकते हैं, आपको गांधी चरखा का ड्राइंग दिख रहा है बीच में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। एंड साथ ही बता दो कि टोटल 6 बार इंडियन फ्लैग बदले जा चुके हैं। अभी आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहे हैं अलग अलग 6 फ्लैग्स। एक बार बदला गया सन 1906 में, एक बार बदला गया सन 1907 में, फिर बदला गया सन 1917 में, फिर बदला गया सन 1921 में, फिर बदला गया सन 1931 में एंड लास्ट सन 1947 में, जो कि अब तक चला आ रहा है। तो ये टोटल 6 इंडियन फ्लैग है और इसी के बारे में आप लोग को पढ़ना भी है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी बोला गया है। तो आप एक बार पढ़ ले इसके बारे में कि किस तरीके से इसके डिज़ाइन बने, किस तरीके से इसमें काम किया गया है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 में लिखा हुआ है कि 1906 में तैयार हुआ राष्ट्रीय ध्वज के 3 बराबर धारियों का रंग कैसा है? ठीक है, तो 3 बराबर धारियों का रंग है, पहला रंग है ग्रीन, दूसरा रंग है येलो और लास्ट का रंग है रेड। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। आ गया क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में लिखा हुआ कि चंद्रमुखी मूर्ति कला के चित्रकार कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एक्का यादागिरी राव। तो ऑप्शन 4 पे क्लिक करते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। लिखा हुआ है कृष्णा रेड्डी द्वारा बनाई गई ग्राफिक चित्र वर्लपूल प्रिंट मेकिंग की एक नई तकनीक से बनाई गई है जो कि पुरानी तकनीक से अलग थी। इस नई टेक्निक का नाम क्या है? तो इस नई टेक्निक का नाम हो जाएगा ऑप्शन 4 विस्कोसिटी प्रिंटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है बाज चित्र में कुछ शब्द देवनागरिक लिपि में लिखे गए हैं, उनमें से एक है बाहरी, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? नेम ऑफ द फल्गन, क्योंकि बहरी जो है वो बाज पक्षी का नाम है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 को क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसमें भी मैच करना है, लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच करना है। तो बता दूं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ए का मैच होगा 3 नंबर में, बी का मैच होगा 1 में, सी का मैच होगा 4th में एंड डी का मैच होगा 2nd में। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो 50 क्वेश्चंस थे वो आज कंप्लीट हो चुके हैं मॉक टेस्ट के, और सारे ही बता दूं करेक्ट आंसर है, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर भागना ना पड़े। आप इजिली इस वीडियो को देखिए और सारे अपने आंसर्स नोट डाउन कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतने ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा जितने लोगों तक हो सके। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं तो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। मन लगा के पढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।